सुहाग सिंदूर और प्रेम, लेखिका सरोज वर्मा कमल जी। बुआ जी, स्टोर रूम में यह किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें यह महिला तो मम्मी जी जैसी लग रही हैं, लेकिन पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे। अविका ने अपनी बुआ से पूछा। सच कहती है तू, यह तेरी सास सरगम ही है, दयावंती बुआ बोली। और यह कौन है? अविका ने पूछा। यह तेरे पहले ससुर हैं, दयावंती बुआ बोली। तो क्या मम्मी की 2 शादियां हुई थी? यह मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अभिका बोली। यह बात तो पुलकित को भी पता नहीं है, तो तुझे कैसे बताएगा? दयावंती बुआ बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आया बुआ जी, अभिका बोली। वह यह कि तेरे ससुर कमलेश्वर सरगम के दूसरे पति थे। यह बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, दयावंती बुआ बोली। लेकिन क्यों? अविका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों से यह कहे कि वह उनका दूसरा बाप है, दयावंती बुआ बोली। आप पूरी बात बताइए ना बुआ जी, ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए, अभिका बोली। तू क्या सरगम और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में सुनना चाहती है? दयावंती बुआ बोली। जी बुआ जी, मुझे भी जानना है, आखिर पूरी बात क्या है। तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है? दयावंती बुआ बोली। जी बुआ जी, आखिर क्या थी मम्मी जी की कहानी? उन्हें 2 शादियां क्यों करनी पड़ी? अविका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर बुआ ने कहानी सुनानी शुरू की। यह तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता अभियंता थे। दोनों के पद अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बड़े बड़े सरकारी घर मिले हुए थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों जैसे। वहीं दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी, माँ सुमित्रा और 2 बड़े भाई बहन थे। कमलेश्वर सबसे छोटा और दुलारा था। सरगम अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा रामधनी सुमित्रा से उम्र में काफ़ी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कहकर पुकारा करते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके पद इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज़्यादा संपर्क ना था। लेकिन उन सब के दुख सुख में भी शामिल जरूर होते थे। लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे की खुशियों में ज़्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वह भी अपने परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशि के लिए कोई स्थान ना था। वह उससे नाराज रहते थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वो एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, जिन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बस इसलिए शशि अपने परिजनों के पास नहीं जाती थी। कोई भी तीज त्योहार आता वह अकेले ही मनाती। लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्योहार मनाने अपने गांव ही जाता था। सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ, सरगम अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को बुलाना उचित नहीं समझा। गुड़िया की शादी रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर थी। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्था उसी ने की। पत्तल, सकोरे, शादी की सजावट उसने ही की थी। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह तो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवा किसी और ने नहीं उठाए थे, इसलिए वह अपनी बेटी सरगम के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर दोपहर तक
बाहर आया खेलने के लिए। लेकिन यह क्या, वहाँ तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था। कमलेश्वर भी सरगम की गुड़िया की शादी में शामिल होना चाहता था। वह बहुत नाराज था कि उसने मुझे बुलाया ही नहीं, चुड़ैल कहीं की। और वह गुस्से में सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया की शादी थी और तूने मुझे नहीं बुलाया। यह सब लड़कियों के काम है, तुम लड़कों का यहाँ क्या काम। सरगम बोली, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। देख, तूने यह भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने प्रमाणित किया। हाँ, कहा था। तो तू क्या कर लेगा। जा, नहीं बुलाया और ना कभी बुलाऊंगी। सरगम भी गुस्से में आ गई। तेरी यह मजाल, तू मुझे नहीं बुलाएगी। और इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। सरगम भी कहाँ कम थी। उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतनी जोर से दांत मारा कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद सरगम डर के मारे घर में कहीं छुप गई। शशिकांत ने फौरन कमलेश्वर को अपनी साइकिल पर बिठाया और ले चले डॉक्टर के पास पट्टी कराने, क्योंकि उस समय रामधनी घर पर नहीं थे। और फिर चोट तो शशिकांत की बेटी ने ही दी थी। कमलेश्वर का ही यह करने का फर्ज बैठता था। थोड़ी देर में शशिकांत कमल को लेकर घर आ गए। कमल को टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, पट्टी भी हुई और हफ्ते भर के लिए दवाई की पुड़िया भी खाने को मिली। बेवजह इतना सारा कष्ट हुआ। वह बिल्कुल भरा बैठा था सरगम पर। सरगम डर की वजह से कहीं छुप गई। सारा घर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। पुलिस भी ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई सरगम को खोजते खोजते, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की ठंड महसूस हुई तो उसने प्रतिभा से कहा कि भीतर से शॉल ले आओ। प्रतिमा भीतर शॉल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे प्रतिमा ने सरगम को देखा तो खुशी से चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, सरगम मिल गई सरगम। सब दौड़े दौड़े भीतर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भाग कर आ पहुंचा और उसने कहा, कहाँ चली गई थी तू। मैं तो डर ही गया था, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इस टोकरी में आकर छुप गई। फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। बड़ों के बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में सुलझा लिया था। दिन बीते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12 साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 12 साल में पहुंच गया। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती भी थी कि अब तू बड़ी हो रही है, कमल से ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं है। क्यों? वह मेरे बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं? सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा भी चुप हो गई और वह भी क्या कहती और कैसे समझाती। प्रतिमा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते तो उसका शरीर उस बच्चे को स्वीकार न करता और उसे उसके घर को सूना करके भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि चलो एक संतान तो है, वह संतानहीन तो नहीं, फिर उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम तो नहीं। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसला जा रहा था और एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका सा लगा। वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आकर गिरे। तभी उनका सिर पटरी से इतनी जोर से टकराया कि फिर वह कभी खड़े ना हो सके। शायद सिर में गंभीर चोट आई थी।
रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो ना कुछ होश था और ना कोई खबर। उसके तो आंसू भी ना निकले थे। शशिकांत का परिवार भी गांव में आ पहुंचा था। जवान बेटे की मौत का इल्जाम बहू के ऊपर थोपकर और बेटे की अस्थियां लेकर वह भी रवाना हो गए थे। माँ बेटी जिन्हें रामधनी के परिवार ने संभाला, खबर सुनकर प्रतिमा के मामा भी आ पहुंचे। उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले न आ पाए, और जिस रोज मामा आए उसी रात को सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने शशि के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की माँ ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपने भांजी की अस्थियां और अपनी नातिन को लेकर गांव जाने को रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रही और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।